इंडिया में प्रॉपर्टी प्राइसेस कभी भी अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स मतलब कि खरीदारों के खरीदने की हैसियत के हिसाब से तय नहीं होती रही है। लेकिन कोविड के बाद की बेतहाशा बढ़ी कीमत तो इंडिया के टॉप टियर शहरों को तब्दील कर चुकी है दुनिया के सबसे महंगे हाउसिंग मार्केट में। क्या कोरोना की महामारी के बाद प्रॉपर्टी मार्केट की कीमतों में आई ऐतिहासिक तेजी कहीं से भी अर्थशास्त्र के डिमांड और सप्लाई के अनुसार जस्टिफाइड है? क्या वाकई कोविड के बाद आम इंडियंस का अपना घर खरीदने का मनोविज्ञान वैसे ही बदला है जैसे कि रियल एस्टेट के स्टेक होल्डर्स दावा कर रहे हैं? क्या वाकई इंडियन रियल एस्टेट की कीमतों में बढ़ी तेजी कोविड के बाद के पेंट अप डिमांड का ही नतीजा है? अगर मार्केट में पोस्ट कोविड एक पेंट अप डिमांड आया भी तो क्या प्रॉपर्टी भी इतने ही एफोर्डेबल हो गए, या फिर लोगों की परचेज पावर बढ़ गई कि लोग 2 गुना 3 गुना महंगी प्रॉपर्टी खरीदने लगे? या फिर ये तो है रियल एस्टेट का एक ऐसा प्राइस कार्टेलाइजेशन जो क्रिएट कर रहा है देश भर में एक एसेट बबल, एक ऐसा हाइपर वैल्यूएशन जो एक दिन बर्स्ट होना ही है। कोविड के बाद की बदलती रियल एस्टेट की दुनिया जहां की एफोर्डेबल हाउसिंग खत्म हो रहे हैं और अल्ट्रा लग्जरी हाउसिंग का ग्रोथ हो रहा है, ये एक ऐसे इकोनॉमिक इम्बैलेंस का इंडिकेशन है जो बहुत से ही अर्थशास्त्रियों के लिए आज चिंता का विषय है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी और मेरा नाम है रवि सिन्हा। कोविड के बाद के बदलते इंडियन हाउसिंग मार्केट के डायनामिक्स पर काफी लोग सवाल उठा रहे हैं। आम लोगों के जहन में यह सवाल लाजमी है कि जब कोविड के बाद से लगातार नौकरियां कम हो रही हैं, आम लोगों की आमदनी घटी है और ओवरऑल देश में परचेज पावर कम ही हुआ है, तो फिर प्रॉपर्टी की कीमत में इतनी तेजी कैसे हो सकती है? मेरे इस चैनल पर और मेल बॉक्स में कई ऐसे सवाल हैं जहां लोग पूछ रहे हैं कि क्या कोविड के बाद की प्रॉपर्टी की बढ़ी कीमत एक शॉर्ट टर्म का स्पाइक है और कोविड के पहले के कुछ सालों का टाइम करेक्शन की वजह से ये इतनी बढ़ गई है कीमत, या फिर अब यही है इंडिया का न्यू नॉर्मल जहां की एक आम इंसान घर खरीदना एफोर्ड ही नहीं कर सकता है? क्या है इंडिया के हाउसिंग मार्केट की रियल परचेज पावर? और उससे भी ज्यादा जरूरी है यह समझना कि कौन है वो लोग जो खरीद रहे हैं इतने महंगे घर आज। ये सारे ही सवाल जितना सिंपल दिखते हैं, इनका जवाब दरअसल उतना ही कॉम्प्लेक्स है। रियल एस्टेट की दुनिया को, इसके इनसाइड स्टोरीज को और इसके बिजनेस डायनामिक्स को इतने सालों से देखने और जानने के बाद भी ऐसे सवाल अक्सर ही मुझे भी कंफ्यूज कर देते हैं। मैं जिन आम इंडियंस से मिलता हूं जिनकी की वैश्विक महामारी के बाद की बदलती अर्थव्यवस्था में आमदनी कम हो गई है, बढ़ती महंगाई से घर चलाना मुश्किल हो रहा है और अगर नौकरी पर भी आज संकट के बादल हैं, उन सब को देखते हुए मेरे लिए यह समझना मुश्किल है कि क्या एक एवरेज इंडियन आज घर खरीदना अफोर्ड भी कर सकता है। और यह सिर्फ मेरे साथ ही नहीं है, जो बिल्डर आज मीडिया में आकर रियल एस्टेट की बढ़ती कीमतों को और हर हाउसिंग प्रोजेक्ट को लग्जरी सेगमेंट में तब्दील होने को जस्टिफाई कर रहे हैं, दरअसल उन्होंने भी नहीं सोचा था कि कोविड बदलकर ही रख देगा इंडियन हाउसिंग मार्केट को कुछ इस तरह से कि रियल एस्टेट के हर सेगमेंट पर इसका असर पड़ेगा और सब कुछ कॉस्टली और अनअफोर्डेबल हो जाएगा। मुझे याद है कि मार्च अप्रैल 2000 में जब कोविड का लॉकडाउन चल रहा था तो इनमें से कई बिल्डर्स ने तो प्राइवेटली मुझसे एडमिट किया था कि प्रॉपर्टी मार्केट में आगे भयानक मंदी या क्रैश आ सकता है। और आज वही बिल्डर कह रहे हैं कि अब महंगी प्रॉपर्टी तो न्यू नॉर्मल है क्योंकि लैंड कॉस्ट बढ़ गया है और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ गया है। कुछ एडवेंचरस बिल्डर्स तो अंडर द टेबल कॉस्ट बढ़ने की भी बात बोल रहे हैं। खैर, अब किस बिल्डर को ईडी इनकम टैक्स का डर है और किसे नहीं, ये तो वही जाने। लेकिन इतना तो निस्संदेह ही कहा जा सकता है कि इंडिया का रियल एस्टेट आज बहुत अनरियल बन चुका है। सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्या कि पोस्ट कोविड इंडियन रियल एस्टेट मार्केट इतना महंगा होता चला गया? एक अपना घर खरीदने की ख्वाहिश रखने वाला हर इंसान आज यह सवाल पूछ रहा है। वैसे तो यह किसी भी अर्थशास्त्र के विद्यार्थी के लिए भी एक केस स्टडी है, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें क्या वजह या फिर क्या क्या वजह बताई जा रही है देश में प्रॉपर्टी की बेतहाशा बढ़ती कीमत की।
कहा यह जा रहा है कि कोविड के लॉकडाउन में लोगों को अपने घर की जरूरत बहुत महसूस हुई, जहां की किसी लैंडलॉर्ड का इंटरफेरेंस ना हो, और इसलिए प्रॉपर्टी मार्केट में लॉकडाउन खत्म होते ही डिमांड में इतनी तेजी देखी गई। इस पेंटअप डिमांड ने प्रॉपर्टी की सप्लाई से ज्यादा डिमांड को बढ़ा दिया, और फिर इसी बीच इन बिल्डर्स के लिए एडिशनल चैलेंज ये भी रहा कि इनपुट कॉस्ट बढ़ गया। जहां लैंड महंगा होता चला गया, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ गया और लेबर शॉर्टेज की प्रॉब्लम अलग से होने लगी। इन सब का असर पड़ा प्रॉपर्टी की कीमत पर। अब जरा विश्लेषण कर लेते हैं कि कितने सच हैं ये सारे ही दावे। जहां तक इस दावे की बात है कि कोविड में लोगों को अपने घर की जरूरत महसूस हुई और उसके बाद मार्केट में पेंटअप डिमांड देखा गया, तो सच ये है कि कोविड के इमीडिएट बाद तो वर्क फ्रॉम होम कल्चर की वजह से लोगों का मेट्रो और टीयर 1 शहरों में घर खरीदने का रुझान कम होता चला गया था। और वैसे भी आज का युवा फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी चाहता है, न कि एक होम ओनरशिप के नाम पर पैरों में होम लोन ईएमआई की बेड़ियां। और दूसरी बात यह कि एक पेंटअप डिमांड मार्केट में सेल्स ग्राफ को तभी बढ़ा सकता है जबकि लोगों के पास परचेज पावर भी हो। क्या कोविड के बाद बढ़ गई है आम इंडियंस की परचेज पावर? जितनी भी स्टडी हुई है इंडियंस की फाइनेंशियल हेल्थ की पोस्ट कोविड में, सब में ही यह पाया गया है कि आम इंडियंस की परचेज पावर घटी है। ज्यादातर ही भारतीय घरों में डोमेस्टिक सेविंग रेट कम हुई है और घरेलू कर्ज बेतहाशा बढ़ी हुई है। इसलिए भी रियल एस्टेट के स्टेक होल्डर्स का यह दावा कि पोस्ट कोविड लोगों को अपने घर की जरूरत महसूस हुई और उस पेंटअप डिमांड की वजह से घरों की कीमत बढ़ी, सरासर गलत है। यह तो बस है एक फॉल्स नैरेटिव जिससे कि वो ऐसे प्रॉपर्टी की बढ़ती कीमतों को जस्टिफाई कर सकें। जहां तक बात है बिल्डर्स के बढ़ते इनपुट कॉस्ट की, तो अगर इन बिल्डर्स की ही मान लें तो पिछले 5 साल में स्टील, सीमेंट जैसे इनपुट कॉस्ट 40% तक महंगे हो गए हैं, राइट? इसका मतलब यह कि कीमत बढ़ी औसतन 8% सालाना, राइट? क्या घरों की कीमत भी इसी अनुपात में बढ़ी है इस दरमियान? 40% कंस्ट्रक्शन के इनपुट कॉस्ट बढ़ने से फाइनल प्रोडक्ट 100% से लेकर 300% तक कैसे बढ़ सकता है, यह तो कोई अर्थशास्त्री भी नहीं समझ सकता है। हां, कुछ ज्यादा ही बड़े वाले अर्थशास्त्री लोग, मतलब कि बिल्डर, ऐसे गणित को जरूर समझ सकते हैं। आखिर वो मीडिया के एडवर्टाइजर जो ठहरे, उन्हें तो मीडिया डिबेट्स में और पॉडकास्ट में ज्ञान देने के लिए पूरा स्पेस मिलेगा। लेकिन सच तो यही है कि जितनी इनपुट कॉस्ट बढ़ी है कंस्ट्रक्शन की दुनिया में, उससे कहीं ज्यादा ही बढ़ी है इन बिल्डर्स की हिपोक्रेसी। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? वो इसलिए कि अगर आपकी समस्या बढ़ती लागत या इनपुट कॉस्ट की होती तो फिर तो आप अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स को ध्यान में रखकर छोटे साइज के घर बनाते जो आम लोगों की परचेज पावर में हो। लेकिन आपने क्या किया कोविड के बाद? बड़े और लग्जरी घर लगे बनाने, और इसका असर पड़ा मार्केट के प्राइस पॉइंट पर। रियल एस्टेट अक्रॉस द बोर्ड होने लगे महंगे और आम इंडियंस होने लगे हाउसिंग मार्केट से बाहर। लेकिन रियल एस्टेट के इसी बैकग्राउंड, इसी जमीनी हकीकत के साथ सच्चाई तो यही है कि प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ रहे हैं बेतहाशा, और इसलिए लोग पूछ रहे हैं कि आखिर कोविड के बाद ऐसा क्या हुआ कि प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ गई। दरअसल इस बात को समझने के लिए आपको पूरी इंडियन इकोनॉमी को समझना होगा पोस्ट कोविड। कोविड के आर्थिक झटके के बाद इंडियन इकोनॉमी की जो के शेप रिकवरी हुई है, जहां वेल्थ का कॉन्सेंट्रेशन टॉप पर चंद लोगों के हाथ में आ गया और बाकी लोग आर्थिक रूप से बदहाल हो गए, वैसी अर्थव्यवस्था में हर असेट क्लास का ओवर वैल्यूएशन का बबल बना हुआ है। स्टॉक मार्केट भी जो कोविड के टेम्पररी क्रैश के बाद से रिकवर हुआ, वो आज बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है। जहां कुछ स्टॉक्स का पीई, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जो 100 से लेकर के 1000 तक का है, वो किसी इकोनॉमिक रैशनल को नहीं दिखा रहा है। वैसे ही बहुत सारे अर्थशास्त्री और वैल्यूएशन एक्सपर्ट तो यहां तक मानते हैं कि इंडिया का रियल एस्टेट एक ऐसे यूनिक पोजीशन में है जहां स्टॉक मार्केट से भी ज्यादा ओवर वैल्यूड है आज देश का प्रॉपर्टी मार्केट। सोने की कीमत भी इसी दरमियान कोई 36,000 रुपए प्रति 10 ग्राम से बढ़कर 1,25,000 रुपए तक पहुंच गया। सब कुछ महंगा हो गया है कोविड के बाद से। इस असेट बबल और ओवर वैल्यूएशन के बियॉन्ड भी वजह हैं रियल एस्टेट के पोस्ट कोविड के इतने हाई वैल्यूएशन के। देश में ऐसे भी एक हार्ड असेट और खासकर प्रॉपर्टी का रुझान ट्रेडिशनली रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो कुछ लोग
कोविड के स्टॉक मार्केट के झटकों के बाद शिफ्ट हो गए पूरी तरह से प्रॉपर्टी में। वहीं दूसरी तरफ बहुत से लोगों ने जो स्टॉक मार्केट के पोस्ट कोविड रिकवरी में बहुत पैसा बनाया, वो पैसा भी शिफ्ट होने लगा रियल एस्टेट में। और इन सब के बीच बिल्डर्स ने यह समझ लिया कि चूंकि कोविड के बाद आम लोगों की परचेज पावर कम हो गई है, तो उन्होंने अपना फोकस शिफ्ट करना शुरू कर दिया लग्जरी और सुपर लग्जरी प्रॉपर्टी की तरफ। हर बिल्डर का फोकस है अब देश के टॉप 0.1% से लेकर 0.2% अमीर लोगों पर। इसकी वजह से बेसिक घरों की सप्लाई भी गिरी और डिमांड सप्लाई गैप की वजह से अफोर्डेबल सेगमेंट में भी कीमत बेतहाशा बढ़ने लगी। लेकिन इन सब के ऊपर एक सबसे अहम वजह रही इन्वेस्टर्स के पैसों की रियल एस्टेट में वापसी। आज तकरीबन सारे ही टॉप टियर शहरों में बेसिक घरों, अफोर्डेबल हाउसिंग से ज्यादा लॉन्च हो रहे हैं लग्जरी और अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट्स, और इन्वेस्टर का हो रहा है पैसा पार्क। बहुत से बायर्स इन प्रोजेक्ट्स में हैं प्रोफाइल फाइनेंस वाले भी। अब चूंकि इस खेल में अफोर्डेबल हाउसिंग में ना तो ज्यादा बायर्स हैं और ना ही मार्जिन, तो सब कुछ सिमट रहा है लग्जरी की तरफ, और यह खेल ही बढ़ा रहा है इंडिया के हाउसिंग मार्केट में प्राइस। अंत में आप तो बस इतना समझ लें कि कोविड के बाद प्रॉपर्टी की बढ़ती कीमतों की 8 अहम वजह है। पहला, इंडियन इकोनॉमी का के शेप जहां वेल्थ सिमट रहा है टॉप पर। दूसरा, प्रीमियम और लग्जरी सेगमेंट में ही बायर्स के पास परचेज पावर। तीसरा, इन्वेस्टर्स और अंडरराइटर्स की रियल एस्टेट में वापसी। चौथा, बिल्डर्स का फोकस बायर्स से इन्वेस्टर्स पर शिफ्ट होना। पांचवा, प्रोफाइल फाइनेंस का बढ़ता ट्रेंड। छठा, बेसिक घरों की सप्लाई में कमी। सातवां, लग्जरी हाउसिंग का एक्सक्लूसिव नेटवर्किंग क्लब में तब्दील हो जाना। और आठवां, लग्जरी बिल्डर्स का एक प्राइस कार्टेलाइजेशन। और इसलिए जहां आम इंडियंस को चुभ रहा है बढ़ते घरों की कीमत क्योंकि वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं, वहीं चंद बढ़ते अरबपति लोगों का पैसा पार्क करने का नया ठिकाना है रियल एस्टेट। आखिर इंडिया एक गरीब देश ही सही, लेकिन विरोधाभास कुछ ऐसा है कि सबसे ज्यादा नए अरबपति यहीं बन रहे हैं। क्या यह सस्टेनेबल इकोनॉमी है? क्या यह इकोनॉमिक रैशनल के साथ सिंक में है? कितना लंबा चलेगा यह रियल एस्टेट का ओवर वैल्यूएशन का खेल? ऐसे सवालों का जवाब आज मैं आप लोगों पर छोड़ता हूं, और वो इसलिए भी कि जो लोग मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हैं वो तो जानते ही हैं मेरा जवाब। और नए ऑडियंस के मन में अगर अब बहुत सारे क्या, क्यों और कैसे जैसे सवाल आ रहे हैं, तो वो भी सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को। शुक्रिया।